जिंदगी में कुछ अलग करना था, कुछ ऐसा जो काम ना हो, जीने की वजह। और वो वजह मिली रेडियो में। अपने शो में मैं जाने कितने ही लोगों से मिला, क्या यूं कह लें जाने कितनी ही कहानियां मुझसे मिली। टूटे पंख और चांद का सफर जैसी कहानियां जिन्हें सुनकर लगा कि इन्हें सुनना नहीं देखना चाहिए। किस्मत के 100 थपेड़े खाकर भी जो हंसकर कहती है तुझसे नाराज नहीं जिंदगी। आइए। नमस्कार रुखसाना जी, प्लीज आइए। जी कंफर्टेबल हैं आप? जी कुछ चाय कॉफी कुछ लेंगे आप? थैंक यू। जी आप जानती हैं जैसा कि हमारे शो पर हम ऐसे लोगों की कहानियां शेयर करते हैं जो सभी के लिए एक प्रेरणा बन सकती हैं। तो आज हम जानेंगे आपकी कहानी, आपके साथ क्या घटा, क्या हुआ और कैसे वो हम सबको इंस्पायर कर सकती है कहानी। जी और अगर इस दरमियान आपको कुछ भी लगे कि आप अनकंफर्टेबल महसूस करें, आपको लगे किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती हैं, कुछ भी आपत्ति हो आपको प्लीज़ मुझे बता दें, ठीक है? तो बातचीत शुरू करें? चलिए। दोस्तों, आतंकवाद आज एक बहुत बड़ी समस्या है। दुनिया का हर छोटा बड़ा देश इसी से जूझ रहा है। माहौल यह है कि इंसानियत इस खौफ में जी रही है कि पता नहीं कब कहां कोई बम फट जाए, कि बस या प्लेन हाईजैक हो जाए, या फिर आप किसी होटल या कैफे में बैठे हुए किसी आतंकवादी के हॉस्टेज बन जाए। और सालों से भारत भी इसी समस्या को झेल रहा है, और खासकर जम्मू एंड कश्मीर। आज भी वहां का हर आम नागरिक इसी उम्मीद में जीता है कि एक ना एक दिन हालात बदलेंगे, अमन होगा। दोस्तों, कभी किसी की जिंदगी में ऐसे हालात नहीं आने चाहिए कि पढ़ने लिखने की मासूम उम्र में उसे किताबें छोड़कर बंदूक उठानी पड़े। हमारी आज की मेहमान रुखसाना जी की भी यही उम्मीद है कि वो अपनी छोड़ी हुई किताबें फिर से उठाना चाहती हैं, पढ़ाई करना चाहती हैं। लेकिन अब ये मुमकिन नहीं, क्योंकि उनकी जिंदगी बहुत बदल चुकी है। लेकिन फिर भी आज भी वो जिंदगी की आंखों में आंखें डालकर कहती हैं तुझसे नाराज नहीं जिंदगी। तो आइए बात करते हैं रुखसाना जी से। रुखसाना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो पे आने के लिए। रुखसाना जी, हमारे लिसनर्स जानते हैं कि हमारे शो पर हम उनकी मुलाकात करवाते हैं रियल लाइफ हीरो से, और आप तो हिम्मत की, साहस की जीती जागती मिसाल हैं। तो हमारे लिसनर्स आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपकी कहानी जानना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं आपकी पैदाइश से। कहाँ आपकी पैदाइश हुई, परिवार में कौन कौन था, कुछ बताइए अपने बारे में। सर, मेरा नाम रुखसाना कोसर है। शादरा शरीफ की, बेसिकली मैं शादरा शरीफ की रहने वाली हूँ। तो मेरा जन्म भी वहीं शादरा शरीफ में ही हुआ था, और हम हमारी बिल्कुल छोटी सी फैमिली है। एक मेरा भाई है एजाज अहमद, और एक मेरी मम्मा है, और एक मेरा पापा है। यानी कि हम अपने बचपन की आपको बात बताती हूँ कि हम बचपन में जब पैदा हुए थे ना, तो हम बिल्कुल यानी बिल्कुल गरीब थे। हमारे पापा पता क्या कि लकड़ काट के लाया करते थे बाहर बिक्री करके। एक बार ना हमारे घर में बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं था कि हमारा पापा हमारे लिए कुछ खाने के लिए लाए। मैं रोना शुरू हो गई। पापा बोलने लगा, क्यों तू रोना शुरू हो गई? मैंने बोला, ऐसे जीने के लिए मर जाना ही अच्छा है। पापा बोलने लगे, क्यों बेटा, ऐसी बात मैंने क्यों बोली? सर, मैंने बोला, डैडी जी हमने आज चावल खाने थे, आज चावल नहीं है, तो मैं ऐसी रूखी रोटी कैसे खाऊं? तो मेरा पापा उसी वक्त किसी दुकान पे गया, क्या पता किसी का घर जाके काम किया, क्या पता क्या किया। तो डैडी मेरे लिए 2 केजी चावल लेकर आए, फिर रात को 12 बजे बनाए खिलाए। तो फिर मुझे पता चला कि माँ बाप क्या चीज़ होती है, माँ बाप जन्नत की हवा होती है। ऐसा कहते हैं कि कश्मीर जो है वो धरती पे स्वर्ग है। हाँ। लेकिन जो वहाँ पे लोग रहते हैं वो एक्चुअली बेहतर समझते हैं कि वहाँ के हालात कैसे हैं। वो इतने आसान नहीं है रहने के लिए। इस वक्त भी तो कश्मीर में बिल्कुल हालात, यानी कि मेरे नेचर में तो बिल्कुल अभी खराब है, क्योंकि कोई चैन की नींद नहीं सो रहा है।
4 5 6 7 8 7। क्या कर रहे हो तुम लोग? पूरा जंगल घर ले जाना है क्या? अब्बू, अभी हमें भाई से ज्यादा लकड़ियाँ इकट्ठा करनी है। अच्छा ये बात, घर पे अम्मी इंतजार कर रही। 14 10 तक गिनूंगा मैं, जितनी लकड़ियां इकट्ठा हो गई हो गई। अब्बू, गोलीबारी रुक गई है। फिर से वो 10 वाली गिनती वाला खेल खेले। ऐसे माहौल में तुझे खेल सोच रहा है? चुपचाप बैठे रहे। ठीक है चलो, उठ चल जल्दी। चलो चलो संभाल के। अस्सलाम वालेकुम नूर भाई। वालेकुम अस्सलाम गफूर भाई, कैसे हैं? अस्सलाम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। खूब पढ़ाई करो, खूब तरक्की करो। अब्बू, हम आगे चल रहे हैं। अच्छा जी। गफूर भाई क्या बात हुई है? काफी हलचल थी। अरे वो अपना बिलाल भाई है ना, काफी दिनों से उग्रवादी उससे उसके टट्टू मांग रहे थे। आज उसने मिलिट्री वालों को बुला लिया अपने घर। उधर से उग्रवादी फिर से आ गए। अब दोनों में ऐसी ठनाठनी मची कि पूछो मत। अरे तू बिलाल करता भी क्या? वो सब बात तो ठीक है, मगर उसे उग्रवादियों से पंगा नहीं लेना चाहिए था। अब खुदा ही बचाएगा उस अहमक को। अल्लाह रहम करेगा। चलो बच्चे घर चलते हैं। अब्बू, आप चलिए ना, हम और भाई थोड़ा टीवी देख के आएंगे। नहीं नहीं, अम्मी इंतजार कर रही है। चलो चलो हो गया वो, चलो। अच्छा गफूर, चलो ना। चलो चलो चलो। कमाल। आज आप इतनी सारी लकड़ियां ले आए। क्या करें, बच्चे लड़ पड़े एक दूसरे के साथ, कौन ज्यादा लकड़ियां इकट्ठा करता है। मैंने बोला करो। मैंने सुना आज फायरिंग हुई। हाँ, वो उग्रवादी बिलाल के टट्टू के पीछे फिर से पड़ गए थे। मिलिट्री के साथ मुठभेड़ हो गई, फायरिंग हो गई। अम्मी, हमारे घर पे कभी उग्रवादी नहीं आते। क्यों, तुझसे डरते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, इसलिए क्योंकि हमारे घर पे टट्टू नहीं है और ना ही डॉलर। अरे क्या उग्रवादी उग्रवादी लगाए रखते हो आप। चलो अंदर। जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वही तो बातें करेंगे ना, और क्या करेंगे। अम्मी, देखो सही बनी है ना? अरे तू इसे छोड़, तो अपनी पढ़ाई कर। ये सब काम तो तुझे मैं बाद में भी सिखा दूंगी। अम्मी, अब्बू कहते हैं ना कि आज के काम को कभी कल पे नहीं टालना चाहिए, और पढ़ाई तो ये करते करते भी हम कर ही रहे हैं। तेरे अब्बू के फलसफे ना तो फरिश्ते ही समझे, हम इंसानों को कहाँ समझ में आते हैं। तू जा अपनी पढ़ाई कर, मुझे दे। आज की मुख्य खबरें। आज दिन में घाटी के पास कुछ दहशतगर्दों ने जिहाद के नाम पे फिदाई हमले किए। इस हमले में कई क्या आप क्या रात दिन खून खराबे की खबरें सुनते रहते हैं? आपको कोई और काम नहीं है क्या? देखिए ना, बच्चे भी पढ़ रहे हैं। घुसपैठ करने में कामयाब हुए। ये इस महीने अब्बू,
कुरान शरीफ में तो लिखा है ये खून खराबा गुनाह है ना, फिर लोग एक दूसरे की जान क्यों लेते हैं? लिखे हुए पे अमल करे तो इस दुनिया में दहशत नहीं, अमन होगा। और अब्बू, ये जिहाद क्या होता है? और ये उग्रवादी अपने आप को जिहादी क्यों कहते हैं? बेटे, जिहाद का मतलब है संघर्ष। खुदा की राह पे चलते हुए अपने आप को शैतानी ताकतों से बचाने के लिए संघर्ष करना ही जिहाद है। जिहाद के लिए कुर्बानी का मतलब ये नहीं कि बेकसूरों की जान ले। ये जिहाद नहीं, गुनाह है। भैया हमें बताइए कि कश्मीर में स्पेशली जो औरतें हैं उनके लिए कैसे हालात हैं? बचपन से क्या उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? आजकल की औरतें तो चलो हर एक को एक दूसरे को देख के आगे ही निकल गई हैं। वक्त औरत के लिए बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल था, इतना जुल्म करते थे हम लोगों पर। अब्बू, हम स्कूल के बगीचे से ना आपके लिए फूल लाएंगे। लेकिन याद रहे, माली से बिना पूछे फूल नहीं तोड़ना। पता है अब्बू, हम कायदे कभी नहीं तोड़ेंगे। रुखसाना, अब तू कभी स्कूल नहीं जाएगी। पर क्यों अम्मी, क्या हुआ? अरे बोल दिया ना, नहीं जाएगी का मतलब नहीं जाएगी। क्या बात है, इतनी खौफ में क्यों? वहां पर उग्रवादियों का फतवा छपा था, उस पे लिखा था कि अगर तुम्हारी लड़कियां बाहर पढ़ने जाएंगी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। पर अम्मी, पढ़ने से अंजाम बुरा कैसे हो सकता है? अरे मैंने बोला ना कि तू नहीं जाएगी। पढ़ने से तो हम काबिल बनते हैं ना। मैंने कहा ना, तू नहीं जाएगी का मतलब नहीं जाएगी। पर अम्मी, मुझे बहुत तू चुप कर। मैंने तुझे बोला ना कि तू नहीं जाएगी। बाजी बाजी बाजी, स्कूल के लिए लेट हो रहा है, जल्दी चलो। हाँ बच्चे, यहाँ चलो, तुम, मैं लेके आता हूँ बाजी। मतलब उन्होंने फतवा निकाल दिया बाकायदा कि कोई भी लड़की पढ़ ही नहीं सकती है? कोई लेडीज पढ़ ही नहीं सकती। उन्होंने फतवा इसलिए निकाला गया कि अगर लेडीज पढ़ गई, सब लेडीज हो सकता है मुलाजिम बन जाए, तो हम फिर यानी वो जिस चीज़ के लिए आते होंगे फिर वो चीज़ उनकी नहीं कर पा सकते होंगे, इसीलिए वो ये कहते होंगे। कमाल की बात है, 21वीं सदी है जहाँ पर औरतें इतना आगे बढ़ गई हैं, स्पेस में पहुँच गई हैं, इतना एजुकेशन है, और वहीं देश के कोने में लड़कियों को पढ़ने से रोका जा रहा है इस कदर। तो जब आपको रोका गया, कैसा लगा आपको? मुझे इतना बुरा लगा ना, इतना बुरा लगा कि कहने की बात नहीं। मैंने बुरा सोच के भी, मगर मैं अपने दिल से मैंने यही तसल्ली की थी, चाहे मारेंगे, कुछ भी मार खा के, तभी मैं पढ़ने लिखने के लिए जाऊंगी ज़रूर। डैडी बोलता है नहीं पढ़ना है बेटा, जब वो मना कर रहे हैं। डैडी, उग्रवादियों के डर से हम अंदर ही झुक जाएंगे तो फिर हम खाना पीना भी बंद कर देंगे, ऐसे ही भूखे प्यासे ही मरेंगे। मेरी मम्मी डरते ही रहे तो मैं जाती रही। पढ़ना है ज़रूरी, चाहे मुझे फांसी भी लाके कैसे ना पढ़ना पड़े, तभी मैं फांसी लाके भी पढ़ सकती हूँ। फौजी, देखो उग्रवादी।
अफाक भैया, अफाक भाई, दादी किसी से भी नहीं डरती। देखो लड़कियों की भी स्कूल जा रही है। चलो स्कूल के लिए देखो। देखो, हम आप लोगों को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन उस बिलाल की तरह तुम में से कोई भी मिलिट्री वालों का मुखबिर बना तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। हम तो सिर्फ सुकून चाहते हैं। सुकून चाहते हैं तो हमारे खिलाफ क्यों जाते हैं? खिलाफ? अनजान ना बनो। हमने कहा कि लड़कियां स्कूल नहीं जाएंगी, फिर भी आपकी लड़की स्कूल जाती है। वो देखो, अंदर जाओ, जाओ अंदर। आप हमारे भाई हैं, लेकिन मजहबी कायदे से ऊपर कोई रिश्ता नहीं होता। अगर उन्हें नजरअंदाज करके आपने लड़की को स्कूल भेजा तो उसकी जान की तौबा हमसे ना करना, समझे? अम्मी, ये अब्बू के साथ नीचे कौन है? बेटा, तेरे गफूर चाचा के साथ आए हैं। तू चल। तो उस फतवे का आप पर क्या असर हुआ? मुझ पे ऐसा ही असर हुआ क्योंकि जब मेरी मम्मी पापा ने मुझे रोक लिया, स्कूल से मुझे घर बिठा लिया, तो मुझे भी दिल में यही इतनी इच्छा थी कि चलो मैं भी पढ़ लिख जाती तो चलो अच्छी बात थी। मगर जब मुझे मम्मी पापा ने डर के मारे मुझे घर बिठा दिया, फिर मैं कैसे जा पड़ती आगे। आपको पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन आप स्कूल नहीं जा पा रही थी, और आपका भाई वो तो जाता था, तो उसे देखकर आपको कैसा महसूस होता था? मुझे उसको देख के इतना फील होता था कि जब इसके लिए रोकथाम नहीं है तो मेरे लिए क्यों रोकथाम है। मेरी मम्मी ने ये कहा कि ये जेंट्स है, जेंट्स की किसी तरीके से किसी सहारे से भी पढ़ सकता है, तो मैं ऐसा ना हो कि हमें तेरे पीछे हमें अपनी जान भी देनी पड़े और तुम ही हमसे खो बैठे। रुखसाना जी, कितना इंतजार करना पड़ा आपको? इंतजार करते करते तो 4 साल हो चुके हैं। मतलब हालात सुधरने की बजाय और बिगड़ गए। हाँ। और लड़कों को तो जिहाद के नाम पर या तो अगवा कर लिया जाता था, हाँ जी, या फिर जबरदस्ती ले जाया जाता था। जबरदस्ती ले जाया करती थी। ये कितनी देर हो गई, जम्मू वाली बस अभी तक नहीं आई है। आ जाएगी अम्मी, सब्र करने से सब मिलता है। रुखसाना, तुझसे कितनी बार कहा है अपने अब्बू के फलसफे मुझे मत सुनाया कर। ठीक है, अब से सुनाएंगे नहीं, सिर्फ गुनगुनाएंगे। तो भी ना बहुत शैतान हो गई है आजकल, जब देखो मजाक करती रहती है। अरे सुनो, तुम्हें पता है वो अफरोज का बेटा है ना, उसे अब्बू उसामा उठाकर अपने कैंप ट्रेनिंग के लिए लेकर गया है और उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। हाँ, हमने भी सुना है। अब्बू उसामा ना आजकल घाटी के सभी लड़कों को भड़का रहा है। ऐसा लगता है जैसे उसने ठान लिया है कि घाटी के सभी लड़कों को उग्रवादी बनाकर ही छोड़ेगा। रुखसाना, चल घर चलते हैं। क्या हुआ अम्मी, जम्मू नहीं जाना है? नहीं नहीं, बाद में चले जाएंगे, तू चल मेरे साथ। अरे अम्मी बताओ तो सही। बहुत सवाल जवाब करती है। एजाज, तू रुक वही। क्या हुआ अम्मी? अरे तुझे पता भी है वो अबू उसामा के उग्रवादियों ने क्या किया है? अरे तेरे जैसे नौजवानों को भड़काने की मुहिम चला रखी है उन्होंने। अरे वो सबको उग्रवादी बनाना चाहते हैं। अरे अम्मी, मुझे उग्रवादी बनने का कोई शौक नहीं है, मैं मिलिट्री में जाऊंगा। अच्छा, तेरी बड़ी सुनते हैं ना वो लोग, गन लेकर घूमते हैं सारे। खुदा ना खास्ता कुछ हो गया ना तुझे तो जीते जी मर जाएंगे हम। क्या हो गया, क्या बात है? अब्बू, अम्मी को समझाओ ना, पता नहीं क्या फितूर पाल रखा है। कहती है कि वो अब्बू उसामा मुझे उग्रवादी बना देगा। बेटा ये फितूर नहीं है, फिक्र है। अपने अम्मी के दिल को समझने की कोशिश कर। अगर तुझसे एहतियात बरतने को ही कहती है तो
इसमें हर्जी क्या है? खुदा न खास्ता तुझे कुछ हो गया तो क्या हासिल होगा हमें? अब जब ये हमने सुना कि कोई उग्रवादी एक लड़कों को नहीं तो पढ़ना नहीं देते थे, जब वो जिंदगी उनकी आई पढ़ने लिखाने के लिए, तो उस वक्त ना उग्रवादी कभी किसी लड़के को उठा लेकर चले जाते थे, कभी किसी को, क्योंकि उनके पास वेपन और हर चीज़ दिखा के, कभी एक तो ऐसे अगवा करके ले जाते थे। जब हम न्यूज़ में सुना करते थे कि आज एक किसी फलाने के लड़के को उठा लेंगे, हम उस डर के मारे जी रहे थे और हमने सोचा कि ऐसा ना हो कि कभी हमारे घर में ये ऐसी बातें हो जाएं। तो वो लगातार एक डर बना हुआ था। अब हम जितने भी लोग थे हमारे गांव के, सब यानी कि डर के मारे जी रहे थे। ये इतनी रात गए, कौन आया होगा? मैं देखता हूँ। गफूर भाई, क्या बात है इतनी रात में? आप जरा एक दफा मेरे साथ चलेंगे, वो लोग आपसे मिलना चाहते हैं। चलिए, मैं आता हूँ। ठीक है। अबू 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 अब ठीक है ना? कौन थे वो लोग? आइए आइए, संभाल के संभाल के बताइए अभी ना, कौन थे वो लोग? वो लोग अबू उसामा के आदमी थे। उन्हें पता चल गया कि वो घाटी वाली जमीन हमारी है। गफूर भाई उन्हें वो हमारा घर दिखाने लाए थे। पर अबू, हमारी जमीन से उनका क्या वास्ता? दिन से दिन, यानी कि 2002 की बात मैं कर रही हूँ। वो तो यही चाह रहे थे कि यानी कि हम क्या करें कि हमें ज़मीन दे दे। तो जब मेरे पापा को ना उन्होंने वेपन दिखाई तो मेरा पापा डर गए। मैंने डैडी को बोला इन्होंने छोड़ना है नहीं है, मार डालेंगे, इसलिए हाँ कार तो दे दो, जगह जगह से क्या लेना है आप। तो मेरे पापा ने बोला नहीं बेटा, हमारे दादा ने अपनी बहादुरी में ये इनाम के लिए हम ये कैसे दे सकते हैं जगह। तो मेरे भैया ने बोला डैडी चाहे कुछ भी मार भी जाए हम जगह नहीं देंगे। हमारा दिन आगे 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 निकलता है। 2003 की बात आ गई। तो ऐसे जब आए वो तो कहने लगे कि आपने जगह देनी है या नहीं देनी। जब ना किया, ना करने के बाद उन्होंने फिर मेरे पापा की पिटाई की। भाई को जोर से थप्पड़ मारा, जैसे थप्पड़ मारा ऐसे मेरा भाई नीचे गिरा। फिर भी मेरे डैडी ने ना कर दी। तब लगातार वो आते ही रहे। उनके पीछे भी उनका सिवलों का ही हाथ ही था ना, तभी वही आते रहे। तो जब 1 2 3 बार आते रहे, ऐसे करते 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 2004 की बारी आ गई। तो ऐसा 3-4 बार हुआ? हाँ। तो जब 2004 की बारी आ गई फिर उन्होंने नहीं छोड़ा। जमीन नहीं देगा तू है? जमीन नहीं देगा है? इतनी मिन्नतें अल्लाह ताला से करते तो दे देते। उन्होंने ये नहीं देखा कि कोई लकड़ी उठानी है या कुछ, बस अपने पाँव से जूते खोले तो जूतों के साथ वेपन के बट क्लोज किया उसी के साथ। उन्होंने ये नहीं देखा कि इन्होंने मरना है, इन्होंने जीना है या क्या करना है। इतना मारा कि हम हॉस्पिटल तक लेके नहीं जा सके। ऐसे ही घर में अपना देसी इलाज करते रहे।
आप हॉस्पिटल भी नहीं जा पाए, जी घर ही में आपने इलाज किया। आप छोटे थे बहुत। उस समय जब आपके अब्बू और अम्मी को मारा तो कैसा उस वक्त महसूस होता था आपको कि ये क्या हो रहा है सामने? आपकी आंखों के सामने आपने बताया वो सब हुआ। हाँ जी, उस वक्त तो हमें इतना यानी कि डर लग रहा था और दिल में इतना खौफ हो रहा था कि हम क्या करें। हम दोनों ऐसे बैठे बैठे वहाँ ही मम्मी पापा के सीने के ऊपर सो जाते थे। तो सुबह हो जाती थी तो बाहर से लोग आते थे, पूछते थे क्या, हम यही कहते थे बीमार हैं। अच्छा, तो आप बता भी नहीं अगर हम बताते तो फिर हमको मार डालते, इतना डर था हमें उनका जी। और इस तरह से आपने कुछ 4-5 साल ऐसे ही निकाले? 4-5 साल ऐसे ही निकाले, यानी कि एक आंसू और एक रोटी का खतरा हम खाते रहे। तो यानी कि टाइम सिरे की रोटी कभी हमने बना कर नहीं खाई, क्योंकि जब वही दुश्मन पीछे पड़े रहे, मारते रहे, तो फिर किसके दिल में खुशी होती है खाने पीने की। इतना जुल्म होने के बावजूद उन्होंने कहा कि वो ज़मीन नहीं देंगे। उन मम्मी पापा ने यही कहा, चाहे जितना भी हो सके मार खाएंगे ही, मगर हम अपनी जगह नहीं देंगे आप। मतलब उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ को सिरे से खारिज कर दिया कि वो किसी भी उग्रवादी को, आतंकवादी को, जो भी उनकी देश विद्रोही गतिविधियां होती हैं उसके लिए वो कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। नहीं। तो दोस्तों, सुना आप लोगों ने कि कैसे रुखसाना जी ने, उनके परिवार ने कितने जुल्म सहे, लेकिन आतंकवादियों के सामने, बुराई के सामने, डर के सामने घुटने नहीं टेके, उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। मैंने तो अभी अभी इनसे यही सीखा, डर से यदि हारे नहीं हम, इंसानियत का परचम फैलेगा हर कहीं। तो रुखसाना जी, हमें उस रात के बारे में बताइए जिस रात को वो घटना घटी। उस रात की ये घटना है कि 27 सितंबर की रात थी और 2009 लगा हुआ था। बाहर आवाज़ आई किसी चीज़ की, यानी कदमों की आवाज़ आ रही थी। तो हमने सोचा ऐसे कोई बाहर कोई यानी कोई कुत्ता शुत्ता वगैरह यही होगा। तो हमने यानी इतना दिल में कोई फील नहीं किया, हमने बस सुनी आवाज़ तो बस बैठ के। तो इतनी में बाहर से दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से कोई दबाने लगा, ज़ोर ज़ोर से दबाने लगा। कौन है? दरवाजा खोलो, नहीं तो गफूर को मार डालेंगे। भाईजान, दरवाजा खोल दो, सिर्फ एक बार, खुदा के लिए भाईजान दरवाजा खोल दो। अगर हमने दरवाज़ा नहीं खोलेंगे तो अंकल के 5 बच्चे हैं, तो अगर इसको मार डालेंगे तो फिर इसके 5 बच्चे किसके घर जाएंगे? अभी अगर तेरे भाईजान ने दरवाजा नहीं खोला तो मैं तेरी जान ले लूंगा। भाईजान, भाईजान खुदा के लिए दरवाजा खोल दीजिए एक बार। अबू ओसामा को जमीन के नीचे ना बोलेगा। अब मेरा फैसला सुन, तुझे मारने के बाद तेरा जमीन भी इस्तेमाल करेंगे और तेरा घर भी। नहीं देगा। मत मारिए। तेरी इतनी हिम्मत।
उसने एक बार ऐसे हाथ खड़ा के कहने लगा जाते समय चलो आप तो मेरे हाथ से नहीं मर सके मगर मैं आपके हाथ से मर चुका हूँ, मगर एक समय है कि मुझे एक कलमा पढ़ने के लिए टाइम दे दो। मरने से पहले इतना सा वक्त दे दे ताकि मैं कलमा पकड़ सकूं। हमने बोला तू एक घंटे के लिए, तू 2 घंटे की तुझे मोहलत है, जितना मर्जी कलमा पढ़ ले, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। तो आपको उस समय जरा भी डर नहीं लगा? बिल्कुल भी? सर डर किस चीज़ की है? जब उन्होंने हमारी मम्मी पापा, जिस मम्मी पापा ने 9 महीने अपने पेट में रखा और जन्म दिया, तो उस मम्मी पापा के लिए हम कुर्बानी नहीं देंगे तो और करेंगे भी क्या? तो आपने एक को तो वहीं पे ख़त्म कर दिया और एक को आपने घसीट के अंदर बंद कर लिया, तो 2 लोगों को आपने पकड़ लिया वहाँ पे? नहीं, वो ना एक तो जख्मी हो चुका था ना, वो तो ना दूसरे कमरे से ही भाग गया। तो जो एक ही था ना वो था अबू उसामा एरिया कमांडर था, वो लश्कर तोयबा का, LET का। हाँ जी। एरिया कमांडर को आपने पकड़ लिया, मार दिया? उसको मार डाला। उसको मार ही डाला आपने? हाँ जी। मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ कि मैं कभी खड़ा भी रह सकता हूँ ऐसे किसी इंसान के सामने। मतलब LET का एरिया कमांडर, उसको आपने ऐसे ही मार डाला? बेसिकली वो तो आया था हमको मारने के लिए। ऊपर वाले ने हिम्मत दी। सबसे बात तो होती है कि ऊपर वाले की क्या, उसकी क्या रजामंदी होती है। ऊपर वाले ने यही चाहा अगर आपका कोई सहारा नहीं तो मैं हूँ आपके साथ सहारा देने वाला। जी वही तो ना, हमें मिलिट्री की ज़रूरत ही नहीं, हमारे पास में एक रुखसाना ही काफ़ी है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमने क्या किया ना, उसको घसीट के लेकर अंदर रखा कमरे में। जैसे ही रखा तो मैंने बाहर से ताला लगाया और उठाई वो दोनों वेपनें, मम्मी को भी, पापा को भी, भाई को भी और अपने अंकल को भी। अंकल के 5 बच्चे भी थे, उनको भी रखा आगे सीधा पुलिस स्टेशन। क्या कभी भी उन्होंने आपको वापस से टारगेट बनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है? मैंने ये सोचा यार अब मेरी जिंदगी में सब बदलाव आ गया है, देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। रुखसाना बेटे, आज तूने अपने अबू का सर फख्र से ऊंचा कर दिया। पता है तुझे, ओसामा को पकड़ाने के लिए जो इनाम रखा गया था वो तुझे मिलेगा। सच में? हाँ। आप लोगों की खुशकिस्मती समझो कि मौत रुखसाना के इतने करीब आकर भी वापस लौट गई। रुखसाना के अब्बू, मेरी बात सुनो, तुम लोग ये गांव छोड़कर चले जाओ। इन उग्रवादियों से हमेशा बचे रहना मुश्किल है। नूर भाईजान, हमारी सलाह मानिए, अपनी और अपने खानदान की सलामती के लिए निकल चलो यहाँ से। नहीं गफूर भाई, ईमान की राह पे जो भी इम्तिहान देना होगा वो देंगे। ना अपना ये गांव छोड़ेंगे और ना ही उन उग्रवादियों के सामने अपना सर झुकाएंगे। फिर भी इतना होने के बावजूद मैंने फिर भी अपना यानी कि दम नहीं हारा। तो जब मैं आई राजौरी में तो मुझे ना राजौरी में पुलिस लाइन के अंदर कर दिया। तो मेरे साथ सिक्योरिटी, पूरी सिक्योरिटी होगी और सिक्योरिटी के 10 आदमी होगी मेरे साथ।
रुखसाना जी, आपको कहीं भी जाना तो आर्मी की गाड़ी में चले। देखिए, मुझे पीर बाबा की मज़ार पर जाना है और वहाँ मैं नंगे पैर पैदल ही जाना चाहती हूँ। इस तरह आप अकेले जाएंगे तो वहाँ पर खतरा हो सकता है आपके लिए। ठीक है। चलिए। बम से उड़ाया आपकी गाड़ी? हाँ, फिर मैंने सोचा चल अब कुछ नहीं होगा, और 10 सिक्योरिटी के आदमी होते समय भी मेरे पे बाइक चढ़ाई। तो बाइक चढ़ाते समय मैं ना ऐसे ही दुकान में गई, यानी कि यहाँ ये रोड जा रही है तो इतनी समय दुकान है, तो उधर से यहाँ से डिस्क ब्रेक उसने मारी मिलिटेंट ने, तो सीधी गाड़ी अंदर दुकान में घुस गई। उधर से मुझे उठा के रोड में लाया, तो मेरा सर भी फ्रैक्चर हो चुका था, पीछे से ये पूरी हड्डियाँ निकल गई थी, और ये बाजू भी बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। ये बाजू भी यहाँ से भी फ्रैक्चर हो गया था, यहाँ से भी। तो ये टांग का जो मीट था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, हड्डी बच गई तो मगर मीट बिल्कुल यानी कट मार गया था। तो मुझे इतना होश ही नहीं आया मुझे क्या हुआ। फिर भी इतना होने के बावजूद मैंने फिर भी अपना यानी कि दम नहीं हारा। तो फिर मैं हॉस्पिटल जब मुझे एडमिट किया और उसके बाद मेरी ट्रीटमेंट शुरू हुई, होने के बाद भी मैं नहीं डरी। बेसिकली ये हो गया कि उन लोगों को ऐसा लगा कि एक आम आदमी ने, एक आम इंसान ने इतना बड़ा काम कर दिया, तो बाकी लोग भी उससे इंस्पायर होकर उनसे डरना बंद कर देंगे। तो बेसिकली वो डर था उनको कि उनकी दहशत कम हो जाएगी इस वजह से। हाँ। तो इसलिए वो आपके ऊपर इतने सारे हमले कर रहे थे, आपको डराने की कोशिश कर रहे थे। डराने की वो यही कोशिश करते हैं, चलो ये मारेगी तो चलो बोलेंगे हमें आदमी के लिए हमारा एक आदमी मरा था उसके बदले में उसको ले लिया हमने, मगर वो कर नहीं ना पाए। उन्होंने जो कुछ भी किया, आइडियाँ लगाई, बम लास्ट मेरे पे किए, बाइकें चढ़ाई, गाड़ियाँ चढ़ाई, मगर उन्होंने अपनी बहुत हिम्मत की, मगर ऊपर वाले की कृपा के साथ मुझे कुछ भी नहीं हो पाया। हम भाग नहीं रहे बेटा, इस दहशत से दूर जा रहे हैं, बहुत दूर। एक छोटे से जमीन के टुकड़े पर मैं अपनों की कुर्बानी नहीं दे सकता। जान है तो जहां है। बेटा, अल्लाह बहुत बड़ा बादशाह है, वो हमें क्या, इस सारे मुल्क को अमन की राह दिखाएगा। तो रुखसाना जी, इतने सारी जुल्म सहकर, इतने सारी मुश्किलों का सामना कर कर आज आप एक पुलिस ऑफिसर हैं और नेशन को सर्व कर रही हैं, कितना गर्व महसूस करती हैं आप? जब मैंने ये काम किया तो मम्मी पापा ने मुझे बोला, बेटा पहले तो हम ज़मीन छोड़ नहीं रहे थे, आप कैसे? मैंने बोला सब कुछ मैं पीछे छोड़ के जा रही हूँ, अब मैं आगे निकलूँगी, जहाँ में मैंने जाना होगा। आपने ज़िंदगी के बारे में सोचना, मैं आगे निकलूँगी। अब कोई डर, कोई खौफ कुछ भी नहीं रहा। पहले तो मैं जब भी आया करती थी, मुझे एयरपोर्ट भी अपनी सिक्योरिटी छोड़ने आती थी, तो इधर बॉम्बे एरिया में आती थी तभी मेरे साथ सिक्योरिटी होती थी। अब सब कुछ पीछे रह गया। मेरी ज़िंदगी तो बदल चुकी है ना अब क्योंकि मुझे ना हर चीज़ का कोई दुख, कोई दर्द नहीं है अब, क्योंकि मेरी मम्मी पापा भी अपने पाँव से चलते हैं। तो मैं भी पुलिस में हूँ, मेरा भाई भी पुलिस में, हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं है क्या नहीं है। रुखसाना जी, हम सभी इस उम्मीद में
कि धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू एंड कश्मीर की यह आतंकवाद की समस्या जल्द से जल्द हल हो जाए। रुखसाना जी, हम सब के लिए एक जीती जागती मिसाल है कि अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। आप सोचिए, जम्मू एंड कश्मीर के एक छोटे से कस्बे से आने वाली लड़की जिसने इतनी मुसीबतें, इतने जुल्म सहे, इतनी मुश्किलें देखी, लेकिन फिर भी मुस्कुराकर हमेशा कहती रही, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी। रुखसाना जी, आपका बहुत 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 शुक्रिया। आप हमारे शो पे आए, हमारे साथ अपनी जिंदगी की घटनाएं शेयर की और हमें प्रेरित किया कि इंसान अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। थैंक यू सो मच।